हाँ तो जी, स्वागत है आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और हम आ चुके हैं अपने सेकंड लेक्चर को लेकर नोड जेएस का, राइट। और गाइस, हमने इसके पहले लेक्चरों में डिस्कस करा था कि क्या होता है नोड जेएस और कैसे इंस्टॉल करते हैं नोड जेएस को और कैसे अपने सिस्टम में सेटअप करते हैं। तो आई होप कि आपका वो काम तो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि नोड जेएस इंटरनली कैसे काम करती है, कैसे हमारे कोड को एग्जीक्यूट करती है और कैसे जावास्क्रिप्ट यूज करती है नोड जेएस को, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ हमें रेस्टफुल एपीआईज के लिए ये वीडियो हेल्प नहीं करेगा। अगर आप कोई भी बैकएंड की इंटरव्यू दे रहे हो जावास्क्रिप्ट से, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोड काफी इंपॉर्टेंट है आपको बैकएंड के लिए, अगर आप जावास्क्रिप्ट चूज किए हो तो, ठीक है। और जैसे आप अगर नोड चूज किए हो तो ये ऑब्वियस है कि आपको जानना ही पड़ेगा कि नोड जेएस इंटरनली कैसे वर्क करती है, कैसे एसिंक्रोनस को हैंडल करती है, कैसे कॉलबैक्स को हैंडल करती है, कैसे सीपीयू इनसेंसिटिव टास्क को वो हैंडल करती है। तो इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा गाइस। काफी मजेदार चीज है, काफी मजा भी आने वाला है इस चीज में। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, और क्योंकि मैंने इसके लिए काफी आर्यन करा ताकि आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल देकर मैं समझा सकूं। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। ओके, तो आई होप कि आप वीडियो एंजॉय कर रहे होगे, और चैनल पर नया तो आप जाइए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, राइट। और गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्लीज जाइए और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे मुझे कोई भी स्टूडेंट दिख नहीं रहे। तो आप जाइए डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करिए और वहां पे अपने प्रॉब्लम्स डालिए, अपने फीडबैक्स डालिए, जो भी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में आ रहा है, जो भी क्वेश्चंस आ रहा है, जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सारे चीज को वहां पे डालिए, ओके। क्योंकि वहां पे बहुत सारे मेंटर्स हैं हमारे टीम के जो आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे नोड जेएस काम करता है इंटरनली, राइट। हाँ तो जी, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास, और आपके सामने एक एक्सेल ड्रॉ मैंने खोल के रखा हुआ है ताकि मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो देखिए, जब जैसे ही हम अपना जो हमारा नोड जेएस है, ठीक, नोड जेएस दो चीज़ों के मिलने से बना है। एक तो V8 इंजन और एक है libUB, ओके। libUB, देखिए सबसे पहले तो हमारा जो नोड है वो बना हुआ है V8 इंजन यूज करता है, V8 इंजन, और प्लस और क्या यूज करता है, ये करता है libUB, ठीक है। तो देखिए, libUB एक लाइब्रेरी है जो स्पेशली नोड जेएस के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के पास ऐसा खुद का कोई टेक्नोलॉजी था नहीं कि वो एसिंक्रोनस और आईओ को हैंडल कर सके, ठीक है। तो libUB को बनाया गया ताकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को और आईओ ऑपरेशंस को अच्छे से हैंडल कर सके, ठीक है। इसे देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि आईओ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, आईओ का मतलब होता है कुछ इनपुट आ रहा है, कुछ आउटपुट जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप कोई फाइल सिस्टम कॉल कर रहे हो, कोई क्रिप्टोग्राफी कर रहे हो, कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, कुछ आप और भी कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी हमारे वर्क होते हैं वो आईओ में आते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम libUB का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप आओगे डॉक्यूमेंटेशन पे, अगर आप यहाँ पे आके लिखोगे libUB विथ नोड, ठीक है, तो इनका एक बना हुआ है यहाँ पे libUB इन नोड कोडडैम, ओके। कोडडैम पे आप जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए, इनका काफ़ी बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, कि libUB क्यों नोड जेएस में यूज होता है, ठीक है। वाई इज libUB मल्टी प्लेटफॉर्म सी लाइब्रेरी, ओके। ये जो libUB लाइब्रेरी है सी में बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि नोड जेएस का ऑलमोस्ट सारे चीज़ सी में ही बने हुए हैं, ठीक है। नॉट नोड जेएस जो यूज करती है एक्सप्रेस लाइब्रेरी, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा C++ और सी यूज करती है। अभी देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। libUB is a multi-platform C library that provides support for asynchronous I/O based on event loop, okay? Event loop जो है वो हमें libUB के थ्रू ही मिलता है, और event loop काफ़ी क्रूशियल वर्क करता है हमारे Node.js के अंदर में, ठीक है। But it has since been adopted by other projects due to its performance, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक टर्म है, it was initially developed for Node.js to handle the event-driven architecture, okay? But देखिए, इनिशियली ये क्या था कि सिर्फ नोड के लिए बना था, बट इसके परफॉर्मेंस को देख कर काफ़ी जगह और ये यूज़ होने लगा, ठीक है। अभी देखिए, ये जो है वो हैंडल, उसके पास कुछ फीचर्स जो है इंक्लूड करती है इवेंट लूप को, एसिंक्रोनस
TCP, चाइल्ड प्रोसेस, थ्रेड पूल और टाइमर, सिग्नल एंड पोस्ट और काफ़ी सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड करती है libUB, ठीक है। ओके, एंड libUB रोल इन Node.js. Node.js is built on top of the V8 JavaScript engine, okay, which is responsible for execute JavaScript code, okay. However, Node.js extend the functionality of the V8 engine by providing APIs for I/O, okay, networking and other system operations. libUB play a crucial role in the extension by powering off the event loop and handling asynchronous I/O features, ठीक है, और operations. तो जनरली libUB हमारा I/O और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करती है, ठीक है, और काफ़ी सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करती है, राइट। चलिए, तो आप एक बार जाके इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको libUB के बारे में भी जानना हो तो आप एक बार इनकी ऑफिशियल लाइब्रेरी पे भी आप जा सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल लाइब्रेरी है, आप यहाँ पे जाके आप इनके गिटअप पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर गिटअप पे नहीं जाना है तो आप यहाँ पे आके इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो libUB का, ठीक है, क्योंकि गाइस libUB काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे नोड के लिए, ठीक है। चलिए अपने कोड पे अपने डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। चलिए, जो हमारा V8 इंजन है, V8 इंजन क्यों यूज होता है? तो V8 इंजन का मेन रीज़न है कि ये जावास्क्रिप्ट इंजन है जो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट की एक इंजन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ मेरा कर्सर आ क्यों नहीं रहा है? ओके, एक सेकेंड गाइस। ओके, चलिए, आई थिंक आ गया है। तो ये जो है वो क्या है? जेएस इंजन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्या हो गया? ये हमारा जेएस का एक इंजन है, ठीक है, जो क्या करती है? हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कराती है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में और ज़्यादा जानने का अगर आपको है V8 इंजन के बारे में, तो आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो अगर आपकी C++ तगड़ी हो तो, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा ये libUB, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो libUB है वो क्या करती है? वो हमारा हैंडल करती है I/O को, I/O हैंडल करती है, एंड जो भी हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं उसको हैंडल करता है, ठीक है। चलिए, ये होता है हमारा libUB। तो जनरली हमारा जो नोड है इन दो चीज़ को यूज़ करता है और इनसे ही वो सारे कैपेबिलिटी, सारे पावर्स को मिलता है, ठीक है। V8 इंजन आपको एक इंजन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हो, और libUB है जो आपको I/O हैंडल करने के लिए यूज़ करती है, ठीक है। चलिए, इतना तो आपका आई थिंक कंप्लीट हो गया, ठीक है, कि जो Node.js है वो दो चीज़ों को यूज़ करती है, V8 इंजन को और libUB को करती है, ठीक है। V8 जो है वो जावास्क्रिप्ट इंजन है जो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, एंड libUB जो है ये हमारा एक लाइब्रेरी है जो नोड को I/O और एसिंक्रोनस और काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ऐसा एक सिनारियो हो सकता है, ठीक है, कि Node.js का परफॉर्मेंस डाउन हो जाए हमारे पास libUB होने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि जो भी एसिंक्रोनस है उसको हैंडल कौन करता है? libUB करता है। बट ऐसा भी कोई टास्क हो, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है जहाँ पे हमारा libUB सही से काम ना करे, ठीक है। तो देखिए, जब भी हमारे पास एसिंक्रोनस ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है, तो उसको हम हैंडल करते हैं आइदर इवेंट लूप और थ्रेड पूल, ओके। बट कुछ ऐसे भी टास्क हो सकते हैं जो हमारे कोड के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर दे। ये भी तो हो सकता है ना, ब्लॉक कर दे। देखिए, जैसे कि मैं अगर बात करूँ जावा या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपेयर करूँ नोड से, तो नोड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ओके, क्योंकि इसके पास I/O को हैंडल करने के लिए बहुत सारे तरीका है, इवेंट लूप है इसके सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि इसका इवेंट लूप है, ठीक है। हम पढ़ेंगे इवेंट लूप के बारे में भी, हम देखेंगे आगे चल के। अभी हम जस्ट एक चीज़ों से आपको फैमिलियर करा रहे हैं, फिर उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके।
चलिए, तो हमारे नोड के पास इवेंट लूप है जो कि हमारे नोड को काफ़ी फास्ट बनाता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपेयर में, ठीक है। बट ऐसा कुछ सिनारियो है जहाँ पे हमारा नोड स्लो हो जाता है। अगर आप मान लो कि आपके पास एसिंक्रोनस को हैंडल करने के लिए तो आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बट ऐसा हो कि हमने एक फॉर लूप लगा दिया और वो फॉर लूप आपका इनफिनाइट तक चल रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। क्योंकि जब तक वो मेरा फॉर लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या होगा, हमारा नीचे का पार्ट रन नहीं करेगा और हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप को इनफिनाइट कर देते हैं, तो हमारा जो सर्वर है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिनारियो में हमारा नोड थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। बट मेन रीज़न, नोड को बनाने का मेन रीज़न है कि हम आईओ ऑपरेशंस को हैंडल कर सकें, ठीक है। क्योंकि जनरली हम नोड में आईओ को ही हैंडल करते हो, एसिंक्रोनस टास्क को ही हैंडल करते हैं, ठीक है। हम ऐसे ये नहीं कि हम कहीं भी फॉर लूप लिख दिए, ये वैसा हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली हम नोड को यूज़ करते हैं आईओ और एपीआईज वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और भी अगर फॉर लूप वगैरह यूज़ करना था, हमारे पास और भी तरीके हैं फॉर लूप यूज़ करने का, तो ये नहीं कि हम फॉर लूप को इनफिनाइट तक चला दिए और नोड की वैल्यू कम कर दिए, ठीक है। तो इस सिनारियो में हमारा नोड थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने VS कोड पे चलते हैं पहले तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ये फाइल, आई थिंक हमारा फाइल है, ठीक है। फाइल है हमारा, चलिए इसको ही ओपन करता हूँ, कोड, ठीक है। ये मेरा ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। और पहले तो हम क्या करेंगे ना, हम इन सारे चीज़ों को डिलीट कर देंगे, ठीक है। चलिए डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करिए और इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है। एक हम अब देखिए हमारे पास एम्प्टी फाइल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, अपना हम कुछ भी ले सकते हो, index.js, ठीक है। और नॉर्मल हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करते हैं, हेलो और हेलो वर्ल्ड। और गाइस जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप एक बार क्या करिएगा, अपना CMD ओपन करिएगा और CMD ओपन करने के बाद एक बार अपना नोड चेक कर लीजिएगा आपके में नोड इंस्टॉल तो है। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके में ये कोड चलेगा नहीं, ठीक है। तो पहले तो आप, अगर आपने इंस्टॉल नहीं करा तो आप इसके पहले वाली लेक्चर को आप देख लीजिए, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो सेटअप कैसे करना है, ठीक है। और हमारे में तो इंस्टॉल है, और जो भी हमारे उस वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे तो ऑब्वियस है कि उनका भी इंस्टॉल होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे console.log hello world लिखा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, Ctrl+tilde आप क्लिक करिएगा तो आपका टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है। और आपके पास इतने सारे टर्मिनल्स हैं, आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बट मेरा फेवरेट गिटबैश है तो मैं गिटबैश यूज़ करूँगा। आप CMD भी कर सकते हो, PowerShell भी कर सकते हो, ठीक है, नो इशू। आप प्ले बटन भी यूज़ कर सकते हो, बट हम तो ये यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि नोड को रन करने के लिए हम क्या करते हैं, नोड डालते हैं और फाइल नेम डालते हैं, ठीक है। तो हम डालते हैं इंडेक्स और एंटर करते हैं। अभी देखो कि हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने नोड इंडेक्स डाला, तो अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ठीक है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो अभी आते हैं, हम बैक आते हैं अपने एक्सेल पे। अब देखिए चलिए इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं, ओके, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोड फाइल है, ठीक है। ये हमारे पास एक कोड फाइल है, ठीक है। और चलिए, हमारे पास एक कोड फाइल है, ठीक है। और इस कोड फाइल का हम लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है। हमने इसका नाम रखा हुआ है index.js, ठीक है। और जस्ट हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसको, ठीक है। index.js ये हमारा कोड फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब क्या हो रहा है कि जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं नोड और इंडेक्स डालो, या फिर आप index.js डालो, नो इशू, ठीक है। चलिए, जैसे अब हम क्या करते हैं, नोड index.js को हम कमांड देके हिट करते हैं। अब हमारा Node.js क्या करता है, Node.js करता यही है
कि वो क्या करता है, हमारे लिए एक प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है, हमारे लिए एक प्रोसेस क्रिएट करेगा जिसका नाम क्या है, नोड, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है, बस मैं समझा देंगे, नोड प्रोसेस, ठीक है। ये क्या किया, आपके लिए एक प्रोसेस क्रिएट किया, नोड प्रोसेस, ठीक है। अब क्या होता है कि नोड प्रोसेस के अंदर हमारा एक सिंगल थ्रेड होता है, जिस थ्रेड पे हमारा सारा प्रोग्राम चलता है, ठीक है, और वो क्या होता है, हमारा मेन थ्रेड, ठीक है। इसके अंदर हमारा थ्रेड आता है, मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर लूँ, ज़्यादा बेटर होगा फिर, ठीक है। चलिए मैं क्या कर लूँ, ये वाला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमारा आता है मेन थ्रेड, और ये मेन थ्रेड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सिंगल थ्रेडेड, ठीक है, सिंगल थ्रेडेड। इसका नाम क्या देते हैं, क्या हो गया, इसका नाम देते हैं हम मेन मेन, क्या हो रहा है, ये है हमारा मेन थ्रेड, ठीक है। चलिए ये जो मेन थ्रेड होता है ये हमारे पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है, जो भी हमने कोड में जो भी चीजें कोड लिखा हुआ है ये सारा हमारे मेन थ्रेड के अंदर ही होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आपको ही पता है जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेडेड है, तो इसी सिंगल थ्रेड जो होता है वो मेन थ्रेड होता है, और इसी पे हमारे सारा कोड एग्जीक्यूट होता है। ये कितना इंटरेस्टिंग बात है ना कि एक थ्रेड होने के बाद हमारा नोड इतना फास्ट है, ठीक है। चलिए अब जैसे हम लोगों ने हिट करा अपना node.index कमांड, नोड क्या करा, नोड ने एक प्रोसेस क्रिएट किया, और उस प्रोसेस के अंदर हमारा क्या होता है, मेन थ्रेड होता है जो सिंगल थ्रेडेड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि हमारा सबसे पहले इनिट होता है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इसके बाद जो भी हमारे पास टॉप लेवल के कोड होते हैं, जो भी हमारे टॉप लेवल है कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। टॉप लेवल के कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा अब क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिक्वायर या फिर इंपोर्ट हमने अपने प्रोग्राम में किया है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ा क्लियर रहे और विजिबल भी रहे, ठीक है। ओके चलिए इसके बाद हमारा जो भी इंपोर्ट वगैरह होता है वो हमारा एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा एग्जीक्यूट क्या करता है कि जो भी हमारे पास कॉल बैक्स होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे प्रोग्राम में हमने कुछ सेट टाइम आउट यूज़ करा है, सेट इंटरवल यूज़ करा है, कुछ एपीआई कॉल करा हमने, तो जो भी हमारे पास कॉल बैक्स होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे रजिस्टर होता है। हमारे कॉल बैक्स क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ठीक है, कॉल बैक्स हमारे रजिस्टर होते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद हमारा मेन हीरो आता है जो क्या है, इवेंट लूप, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इवेंट लूप आता है वो सबसे बड़ा यहाँ का हीरो है, ठीक है। अब देखिए इवेंट लूप हमारा है। अब देखिए जैसे हम लोगों ने नोड और इंडेक्स डाला, कमांड डाला और हिट करा, तो हिट होते ही क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज होगा मेन थ्रेड के अंदर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे प्रोग्राम में जो भी टॉप लेवल के कोड है, टॉप लेवल इन द सेंस कि हमने ग्लोबल के अंदर लिखा हुआ है ना, वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं, जो फंक्शन के अंदर होता है वो हमारे टॉप लेवल कोड नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी हमने अपने ग्लोबल स्कोप में लिखा हुआ है वो हमारे टॉप लेवल का कोड होता है, तो वो टॉप लेवल का जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। उसके बाद जो भी हम लोगों ने इंपोर्ट मॉड्यूल यूज करा है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद अब हमारे प्रोग्राम में जितनी भी कॉलबैक्स होते हैं इन्हें हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, हम अपने कॉलबैक्स को क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ठीक है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि कुछ कॉलबैक हैं जो सीपीयू इनसेंसिटिव हो, जो हमारे कोड को जो हमारे थ्रेड को ही ब्लॉक कर दे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप कोई फाइल मॉड्यूल यूज कर रहे हो और आप किसी फाइल से डेटा रीड कर रहे हो और वो फाइल अप्रॉक्स 10 GB 20 GB का है, ठीक है, तो जब तक वो पूरा डेटा लोड नहीं करेगा तब तक तो आगे फिर नीचे हम जाएंगे नहीं ना, हमारा तो कोड वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे जो टास्क होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीपीयू इनसेंसिटिव टास्क, ठीक है।
या फिर आप कोई क्रिप्टोग्राफी कर रहे हो, जैसे कि कोई हैशिंग वगैरह कर रहे हो, तो वो भी हमारे कोड को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई टास्क आता है जो सीपीयू इनसेंसिटिव हो, उस समय क्या होता है, हमारा जो इवेंट लूप होता है उस टास्क को ओवरलोड कर देता है। ठीक है, वो जो टास्क है उसको क्या करता है, ओवरलोड कर देता है। उसको क्या करता है, ओवरलोड कर देता है, उस टास्क को वो ओवरलोड करता है। यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है, आई थिंक मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा इसे। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और क्या ये क्या करेगा, इसको ओवरलोड कर देगा। ठीक है, ये इसे ओवरलोड कर देगा। आई होप कि आपको विजुअल होगा। ठीक है, ये ओवरलोड करता है। ओवरलोड कहाँ पे करता है, तो हमारे पास थ्रेड पूल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे थ्रेड पूल होता है। ठीक है, अभी देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है थ्रेड पूल। थ्रेड पूल, ठीक है, थ्रेड पूल होता है। अब देखिए जो भी हमारे सीपीयू इनसेंसिटिव है, जो हमारे पूरे कोड को ब्लॉक कर देंगे, तो ये तो काफी रिस्की हो जाएगा ना हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, वैसे टास्क को हम अलग ही एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, थ्रेड पूल कहते हैं। ठीक है, और इस थ्रेड पूल के पास बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, बट जो डिफॉल्ट नंबर ऑफ थ्रेड होता है वो 4 होता है। ठीक है, इसके बाद टोटल 4 डिफॉल्ट थ्रेड होते हैं। ये एक थ्रेड हो गया, ये आपका 2 हो गया, ओके मैं ले ही लेता हूँ, यहाँ से कॉपी हो नहीं रहा है। चलिए ओके हो जा, ठीक है, और फिर हम 2 और ले लेते हैं। ओके चलिए ये हो गया, और फिर यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। चलिए, तो थ्रेड पूल के पास टोटल 4 डिफॉल्ट थ्रेड्स होते हैं। अब क्या होता है कि जो भी हमारा सीपीयू इनसेंसिटिव टास्क होते हैं वो इसके अंदर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। और अगर हमारे पास कोई भी इनसेंसिटिव टास्क नहीं है, ठीक है, कोई इनसेंसिटिव टास्क नहीं है, तब हमारा क्या होता है, हमारा अब इवेंट लूप स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हमारा इवेंट लूप जो है वो स्टार्ट करता है अपना गेम। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट होता है कौन सा, इवेंट लूप। ठीक है, तो इवेंट लूप स्टार्ट होता है। इसे मैं सब छोटा कर देता हूँ यार, दिखने में सही लग नहीं रहा है। छोटा कैसे होगा ये, गाइस मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ एक्सेल, ये तो चीज़ें कम ही पता है मुझे इसके एक्सेल के बारे में। हाँ छोटा तो हो रहा है, शायद हो तो गया। चलिए ओके, चलिए अब क्या होता है कि अब हमारा स्टार्ट होता है इवेंट लूप। ठीक है, और स्टार्ट हुआ तो वो चेक करता है कि भाई क्या कोई केस सीपीयू इनसेंसिटिव है जो मेरे बस का नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसे थ्रेड पूल में ओवरलोड कर देगा कि भाई आपका टास्क है, आप एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब देखो, अब जो भी हम उसके बाद जो भी हमारे पास टास्क आते हैं, अब देखो ये हमारा इवेंट लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए इवेंट लूप को समझने के पहले हम थोड़ा सा अपने कोड में कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि जैसे हम नोड और इंडेक्स डाल के हम हिट करेंगे इंटर, नोड की प्रोसेस बनती है। उस प्रोसेस के अंदर हमारा एक मेन थ्रेड रहता है जो सिंगल थ्रेडेड रहता है, जिसके ऊपर हमारा सारा प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, उसके अंदर हमारा इनिशियलाइज होगा। ठीक है, उसके बाद टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट करेगा, जो भी हमने रिक्वायर और इंपोर्ट कराया वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। और हमारे प्रोग्राम्स के अंदर जितनी भी हम लोगों ने कॉलबैक्स यूज़ करा है, ये सारे कॉलबैक्स यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट होता है हमारा इवेंट लूप। ठीक है, तो इवेंट लूप चेक करेगा कि क्या कोई सीपीयू इनसेंसिटिव टास्क है। अगर है तो उसे ओवरलोड कर देगा थ्रेड पूल के अंदर, ताकि वो एग्जीक्यूट करे और हमारा कोड ब्लॉक ना हो। ठीक है, अब देखिए, तो अभी हमारे केस में जो हम लोगों ने यहाँ पे करा, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही लाइन का कोड है जो टॉप लेवल का कोड है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो इनिट हुआ। टॉप लेवल में हमारा क्या है, सिर्फ कंसोल लॉग, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। रिक्वायर्ड हमने करा नहीं है, कॉलबैक कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इवेंट हमारा इवेंट लूप स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक, चलिए
अब हम कुछ यूज़ कर लेते हैं जहाँ से हम इवेंट लूप मेरा स्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे पहले इसे थोड़ा चेंज करता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ टॉप लेवल टास्क। ठीक है, ये हमारा टॉप लेवल का टास्क है। और चलिए हम आते हैं इसके ऊपर और हम लोग यहाँ पे आके हम एक सेट टाइम आउट बनाते हैं। ठीक है, सेट टाइम आउट। ठीक है, और आई होप कि आप फेमिलियर हो गए सेट टाइम आउट काम कैसे करता है, क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था और वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हम ये यूज़ करेंगे आगे जाके। तो आई होप कि आपको वो चीज़ तो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आप कुछ भी टाइमर दे सकते हो, मैं यहाँ पर देता हूँ 0। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट एक नॉर्मल सा मैसेज प्रिंट कर देते हैं सेट टाइम आउट फंक्शन 1। ठीक है, फंक्शन 1। ठीक है, सिंपल सा हम लोगों ने कोड करा। ठीक है, और हमारे पास एक और हम बना लेते हैं सेट इमीडिएट। ठीक है, सेट इमीडिएट इमीडिएट, आई होप कि स्पेलिंग सही हो। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं सिंपल सा लॉग सेट इमीडिएट फंक्शन 1। ठीक है, चलिए सिंपल सा कोड हमने करा। अब इसको हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, आप एक बार सोचिए क्या ये क्या प्रिंट करेगा। चलिए देख लेते हैं करके। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नोड और हम अपने फाइल का नाम डालेंगे और इंटर करेंगे। तो रेफरेंस सेट इमीडिएट, जैसे मुझे सेट इमीडिएट, जैसे मैंने बोला था स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि स्पेलिंग क्या होती है। ओके, सेट इमीडिएट इन सेट इमीडिएट, सही तो लिखे हमने शायद। चलिए कोई ना, हम यहीं से चोरी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए और यहाँ से हम इसको डाल देते हैं और हम नॉर्मल से अपना लॉग डालते हैं। लॉग क्या रहेगा, सेट इमीडिएट फंक्शन। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्लियर करते हैं कंसोल को और करते हैं एंटर। अभी देखिए तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले टॉप लेवल टास्क रन किया, फिर हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन किया, फिर सेट इमीडिएट फंक्शन किया। परफेक्ट। अब सोचिए मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। ऐसा कुछ करेगा कि आप सरप्राइज हो जाओगे। अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने कंसोल लॉग को हाइड करा, आई मीन कमेंट करा, तो ये सेट इमीडिएट फंक्शन पहले प्रिंट कर रहा है, ये सेट इमीडिएट पहले कर रहा है और ये सेट टाइम आउट फंक्शन बाद में कर रहा है। ओके, बट अगर हम ये कंसोल लॉग को अनकमेंट किए थे तो उस समय क्या था, पहले तो टॉप लेवल का कोड रन किया, फिर सेट टाइम आउट फंक्शन किया, देन लास्ट में हमारा ये इमीडिएट फंक्शन रन किया। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम एक बार समझते हैं इनको हम अपने डायग्राम से। तो चलिए ओके, और हम एक दो और फंक्शंस यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट करने में कुछ टाइम ले रहा है, मान लेते हैं 200 ले रहा है, 2000 ले रहा है। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 2। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं ना, एक बार कॉपी करते हैं। ठीक है, तो स्नैप हम यूज़ कर लेते हैं कॉपी के लिए, ताकि स्नैप यूज़ करते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो मे बी कि पेस्ट हो जाए वो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, कहाँ है अपना एक्सेल, ये रहा ना एक्सेल। चलिए ये तो थोड़ा सा
कहाँ पे डालें इसको हम, ओके यहाँ पे तो आ गया, ओके चलिए। हाँ, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने मान लेते हैं ये हमारा कोड फाइल है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने नोड इंडेक्स डाला, तब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारा नोड का प्रोसेस क्रिएट हुआ और उस प्रोसेस के अंदर हमारा मेन थ्रेड बना, ठीक है। उस मेन थ्रेड के अंदर क्या हुआ, हमारा ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ। उसके बाद टॉप लेवल कोड हुआ, जैसे कि टॉप लेवल कोड में सेट टाइम आउट है, आपका सेट टाइम आउट ये वाला भी है, इमीडिएट है, कंसोल लॉग है। बट ये जो सेट टाइम आउट जो कॉलबैक यूज कर रहे हैं वो हमारा टॉप लेवल कोड नहीं है, तो ये क्या होगा, रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब जब जैसे हमारा यहाँ हमने कॉलबैक को रजिस्टर कर दिया, क्या हमारे इस कोड में कोई भी सीपीयू इनसेंसिटिव टास्क है? नहीं है, क्योंकि ना ही हम कोई एफएस यूज कर रहे हैं, ना ही कोई क्रिप्टोग्राफी कर रहे हैं, ना ही हम कुछ और अलग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमारे कोड को ब्लॉक कर दे। तो यहाँ पे कुछ भी ओवरलोड नहीं होगा। परफेक्ट। अब गेम खेलता है हमारा इवेंट लूप। तो इवेंट लूप क्या करता है, अब देखिए इवेंट लूप क्या करता है ना, यहाँ पे चलिए, अब इवेंट लूप क्या करता है, वो चेक करता है कि कोई भी यहाँ पे, अरे क्या हो गया, ओके। अब ये चेक करता है क्या हमारे पास कोई भी टाइमर एक्सपायर कॉलबैक है, कॉलबैक्स, ठीक है। तो अभी मतलब ये चेक करता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा कॉलबैक है जिसका टाइम एक्सपायर कर गया हो, तो सबसे पहले उसे एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, इवेंट लूप पहला टास्क को पहले स्टेप को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद होता है कि जैसे हमारा एक्सपायर कॉलबैक होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक सेकेंड गाइस, हम लोगों ने मेन थ्रेड कर लिया, थ्रेड पुल कर लिया, ठीक है, ओके। टाइमर एक्सपायर कॉलबैक हो गया, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आईओ ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे कि हम कोई आईओ पुलिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास कॉलबैक्स हम यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो एपीआई कॉल होता है तो हम एक कॉलबैक उसमें रन करता है। तो जो भी हमारा सक्सेस कॉलबैक होता है, ठीक है, या फिर जो भी एपीआईज के थ्रू हमें जो भी इवेंट्स मिलते हैं उसके बेस पे जो कॉलबैक एग्जीक्यूट होता है, वो सेकेंड स्टेप हमारा इवेंट लूप एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं आयो पुलिंग बोल सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा सक्सेस कॉलबैक होता है, वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, कॉलबैक कराता है उसको एग्जीक्यूट। अब उसके बाद हमारा जो सेट इमीडिएट होता है, सेट इमीडिएट जो हमारा होता है वो अब रन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है यही चीज कि क्लोज कॉलबैक को क्लोज कर दो अगर हो तो, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी देखिए, अब चेक करते हैं कि इज पेंडिंग, चेक करते हैं क्या कोई ऐसा कॉलबैक है या कुछ ऐसा टास्क है जो पेंडिंग है, ओके। अगर आता है कि नो, कोई ऐसा टास्क नहीं है जो पेंडिंग है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अरे यार, इसका नहीं करना ना मुझे। चलिए, अगर आता है कि नो, कोई ऐसा टास्क नहीं है जो आपका पेंडिंग है, तो अब क्या करता है, हमारा इवेंट लूप एग्जिट कर देता है, ठीक है, एग्जिट कर देता है, क्योंकि टास्क तो कंप्लीट हो गया ना, तो एग्जिट तो करेगा ही। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, मतलब मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें पेंडिंग है, अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग है, तो उस समय क्या होता है,
अगर हमारा कुछ चीज़ पेंडिंग नहीं रहता, रहता है, तो उस समय हमारा नोड क्या करता है, नॉट नोड गाइस, हमारा जो इवेंट लूप है वो क्या करता है, फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करता है। ठीक है, फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करता है। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करता है हमारा Node.js बिहाइंड द सीन। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा समझते हैं अपने कोड के थ्रू कि कैसे ये काम करता है। राइट, तो देखिए जैसे कि हमने ये कोड लिखा, कोड लिखते ही क्या होगा, हमारा ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा मेन थ्रेड के अंदर। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कमांड डाला नोड इंडेक्स, हमारा नोड प्रोसेस क्रिएट हुआ। नोड प्रोसेस क्रिएट होने के बाद हमारा जो मेन थ्रेड है, जो सिंगल थ्रेडेड है, वो उसने क्या करा, हमारे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करा और हमारे जो भी टॉप लेवल के कोड है उससे एग्जीक्यूट किया। तो उसे मिला सेट टाइम आउट मिला, सेट ये टाइम आउट मिला, फिर से सेट इमीडिएट मिला और कंसोल लॉग मिला। तो ये टॉप लेवल का है तो इसे प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर दिया। अब हमारा जो रिक्वायर्स, हमने कुछ करा नहीं है तो रिक्वायर अब यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। उसके बाद हमारा जो भी कॉल बैक्स है वो रजिस्टर होते हैं। अब देखिए हमारे पास कॉल बैक्स ये रहा, एक कॉल बैक ये रहा, एक कॉल बैक ये रहा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास कॉल बैक्स होते हैं वो रजिस्टर होते हैं। और मान लेते हैं कि अगर हम बीच में कोई सीपीयू इनसेंसिटिव वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारा इवेंट लूप से ओवरलोड कर देगा थ्रेड पूल के अंदर। जैसे यहीं पे अगर हम कोई एफएस मॉड्यूल यूज कर रहे होंगे फाइल से डेटा को रीड करने के लिए, तो उस समय वो कहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, थ्रेड पूल के अंदर करेगा, ना कि यहाँ पे करेगा, ना कि उसको इवेंट लूप एग्जीक्यूट कराएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए, अब हमारा जो मेन हीरो है हमारा इवेंट लूप, ये अपना गेम खेलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये पहले चेक करता है कि क्या कोई टाइमर कॉलबैक है जो एक्सपायर कर गया हो, अगर है तो उसे रन कर दो। कोई आईओ पुलिंग हो रही होगी जहाँ पे सक्सेस कॉलबैक आ रहा हो तो आप उससे एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि कोई टाइम आउट है, कोई सेट इमीडिएट फंक्शन है तो उसे एग्जीक्यूट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है कि बाकी अब तो काम हो ही चुका है तो जो भी कॉलबैक है उसे क्लोज कर दो और चेक कर लो भाई कि कोई टास्क पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग नहीं है तो एग्जिट कर दो, अगर पेंडिंग है तो फिर से इस चीज़ को रिपीट करो, फिर से चेक करेगा कि कोई एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ। तो अभी हमारा ये जब कोड चला, जब हमारा ये इवेंट लूप आया, तो इवेंट लूप आया तो उसने चेक करा कि क्या कोई हमारा कॉलबैक एक्सपायर कर गया है। तो देखिए ये जो कॉलबैक है इसमें हम लोगों ने क्या डाला हुआ है, टाइमर 0 डाला हुआ है, मतलब ये एक्सपायर कर गया है। तो हमें क्या मिलेगा, सेट टाइम आउट। पहले तो हमें टॉप लेवल पे ये मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा हमें। क्या हो गया, ठीक है, ये हमें मिलेगा। इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो इवेंट लूप स्टार्ट होगा वो चेक करेगा कि कोई टाइमर एक्सपायर हो चुका है, तो यस ये वाला हो चुका है, तब हमें मिलेगा सेट टाइम आउट फंक्शन 1। मैं लिख भी देता हूँ गाइस। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ ब्लॉक पे था वो तो प्रिंट करेगा ही करेगा। क्या हो गया, आजा भाई। ओके गाइस, आई थिंक मैंने इरेज क्लिक कर दिया था शायद। चलिए ओके, तो जो हमारा कॉलबैक्स है वो आपको समझ में आ गया, वो एक्सपायर कॉलबैक को पहले रन करेगा। तो जो हमारा पहला आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, टॉप लेवल टास्क। ठीक है, इसके बाद क्या प्रिंट करेगा, अब जब हमारा इवेंट लूप चलेगा तो चेक करेगा कोई एक्सपायर हुआ है, तो हाँ भाई एक तो एक्सपायर हो चुका है, तो ये क्या करेगा, सेट टाइम आउट फंक्शन 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब आते नीचे। अब उसने देखा कि क्या और भी कोई एक्सपायर आईओ पुलिंग हो रही है। आईओ पुलिंग तो भैया नहीं हो रही है। और अभी देखो आप, ये सेट टाइम आउट, ये जब इसका चांस आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो इसके पास मिला कि भाई ये तो भी एग्जीक्यूट कर रहा है, इसके पास टाइमर ज़्यादा है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं किया। अब हमारा जो सेट इमीडिएट है, अब देखिए यहाँ पे आईओ पुलिंग तो हो नहीं रहा है, हमारे पास कोई एपीआई कॉल हो नहीं रही है। उसके बाद सेट इमीडिएट अब रन कर जाएगा, तब क्या हमें आउटपुट आएगा यहाँ पे, क्या है, सेट
सेट इमीडिएट फंक्शन, ये प्रिंट करेगा। और फिर आएगा क्लोज कॉल बैक, तो है नहीं कोई कॉल बैक क्लोज करने के लिए। और यहाँ पे मिला कि इस पेंडिंग, कुछ पेंडिंग है, हाँ एक हमारा जो फंक्शन है आई मीन कॉल बैक है वो भी पेंडिंग में है। तो इसने क्या कि ओके पेंडिंग है तो फिर से रिपीट करो चीज़ों को। ओके तो ये इसने रिपीट करा। अब इसने चेक करा कि क्या कोई एक्सपायर कॉल बैक है, तो मिला हाँ अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो एग्जीक्यूट हो चुका है, तब यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा हाँ क्या आएगा गाइस, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट फंक्शन। मैं क्यों क्लिक कर दे रहा हूँ यार, सेट टाइम आउट फंक्शन 2, ठीक है। अब ये प्रिंट करेगा। आईओ पुलिंग है, नहीं है कोई पुलिंग, कोई सक्सेस कॉल बैक हमारे पास अभी नहीं है। सेट इमीडिएट तो है नहीं भैया। क्लोज तो अब क्या करेगा, जो भी कॉल बैक्स होंगे अगर तो क्लोज करेगा। अब इसने चेक करा कि कुछ पेंडिंग है, नहीं अब कुछ पेंडिंग नहीं है भैया, सारा हमने अपना काम कर चुके हैं। तो अब ये क्या करेगा, हमें यहाँ से एग्जिट कर देगा, सिंपल एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी Node.js, रन करता है हमारे कोडों को इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसी समझ में आया कि कैसे Node.js बिहाइंड द सीन काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम नोड इंडेक्स डालते हैं तो नोड प्रोसेस बनता है। नोड प्रोसेस के अंदर मेन थ्रेड होता है जो सिंगल थ्रेडेड पे काम करता है, और इसके हमारा जो मेन थ्रेड होता है उस पर ही हमारे सारे कोड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इस मेन थ्रेड का पहला स्टेप होता है कि वो इनिशियलाइज करेगा। सेकेंड स्टेप होता है कि जो भी हमारे टॉप लेवल का कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर रिक्वायर और इम्पोर्ट जो है उसको हैंडल करेगा। फिर जो भी हमारे पास कॉल बैक्स हैं, इट मे बी कि हमारे ऐसे कोई कॉल बैक्स हो सकते हैं जो CPU इनसेंसिटिव हो। तो अगर ऐसे कोई कॉल बैक्स आते हैं तो उसे इवेंट लूप क्या करेगा, ओवरलोड कर देगा थ्रेड पूल के अंदर, ठीक है। और बाकी ऐसा कोई CPU इनसेंसिटिव एसिंक्रोनस टास्क नहीं है, तब क्या होगा कि हमारा इवेंट लूप उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो इवेंट लूप एग्जीक्यूट करेगा तो वो पहला स्टेप चेक करेगा कि कोई ऐसा टाइमर फंक्शन है जो एक्सपायर कर गया हो। उसके बाद चेक करेगा कि कोई सक्सेस कॉल बैक है तो उसे रन कर दो। उसके बाद सेट इमीडिएट को रन करेगा, फिर कॉल बैक को क्लोज करेगा, फिर चेक करेगा क्या कुछ पेंडिंग है। अगर कुछ पेंडिंग है तो सही है, आप फिर से आप रन करो, आप फिर से रिपीट करो प्रोसेस। अगर पेंडिंग नहीं है तो आप क्या करो कि एग्जिट हो जाओ, ठीक है, एग्जिट हो जाओ। सिंपल सा टास्क था ये। तो बट एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप भी नहीं समझ पाओगे। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया सारे चीज़, बट हम लोगों ने थ्रेड पुल में कुछ करा ही नहीं। हम लोग तो देखे ही नहीं कि कैसे CPU इनसेंसिटिव वर्क हमारा होता है। ओके चलिए उसको भी देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है। पहले तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसको एक बारी रन कर लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे डालते हैं नोड और इंडेक्स। अभी देखिए अभी आपका बाकी तो रन हो गया, ये थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि ये पेंडिंग में था। बाकी तो एग्जीक्यूट हो गया, ये पेंडिंग में था इसलिए इसने थोड़ा टाइम लिया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो टास्क है वो यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। चलिए ओके। अब हम सबसे पहले करेंगे रिक्वायर, ठीक है। कॉन्स्ट क्रिप्टोग्राफी करके हम देखते हैं कि कैसे हम CPU इनसेंसिटिव ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले गाइस हमें क्रिप्टो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्रिप्टो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक कमांड है npm i लिखो, npm इंस्टॉल लिखो। नोड के अंदर कोई भी लाइब्रेरी कुछ भी पैकेज आपको इंस्टॉल डाउनलोड करना है तो आप npm i या फिर yarn आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके npm i क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो। तो आपका क्रिप्टो आ गया आपके कोड के अंदर। कॉन्स्ट क्रिप्टो इज इक्वल टू रिक्वायर
क्रिप्टो, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे क्रिप्टो आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं क्रिप्टो डॉट, यूज करा क्रिप्टो डॉट pbkdf2। ओके, ये क्रिप्टो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को हैश कर सकते हैं, ठीक है। अपने पासवर्ड को हैशिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा एक CPU इनसेंसिटिव टास्क होता है। ओके, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी हमारे CPU को इफेक्ट करता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी एक हमारा CPU इनसेंसिटिव टास्क होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्रिप्टो इंस्टॉल करा। क्रिप्टो के पास एक मेथड्स होती है pbkdf2, ओके, जिसके अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग पास करा। ये साल्ट है जो हमारा, आप यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोगों ने पासवर्ड है, फिर क्रिप्टो बाइनरी लाइक, ओके। साल्ट जो है हमें बताता है कि हमें जो हम हैशिंग करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, ओके। फिर लेंथ बताता है, बाइट, फिर एल्गोरिथम। तो हम इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने पासवर्ड को हैश करते हैं, ठीक है। तो अपने पासवर्ड को हमने हैश करा। अब देखते हैं कि हम प्रिंट आउटपुट एक बार क्या प्रिंट होता है ये, ठीक है। चलिए अभी देखो ये पासवर्ड 1 हैशिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम 4 बार कर दिए, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने 4 बार कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी देखो ये 4 बार हम लोगों ने करा, ये 4 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी CPU इनसेंसिटिव टास्क होते हैं वो हमारे कहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, वो हमारे एग्जीक्यूट होते हैं थ्रेड पूल्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि वो हम देखते हैं यहाँ पे, वो कहाँ पे हैंडल होते हैं, वो होते हैं हमारे थ्रेड पूल के अंदर। जैसे कि स्टार्ट इवेंट लूप जब अपना स्टार्ट करेगा अपना काम, तो देखेगा कि भाई हमारे पास तो कुछ CPU इनसेंसिटिव है, तो ये इसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा। बट क्या होगा, यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट 4 है, अगर ये हो सकता है कि हमारे पास 10 टास्क आ गए जो CPU इनसेंसिटिव हो, तो ये कैसे हैंडल होगा। तो अभी उस टाइम क्या होता है कि पहला टास्क, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ये 4 पहले एग्जीक्यूट करेंगे और बाकी वेट करेंगे। उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर ये करेंगे, फिर इनका कंप्लीट होने के बाद फिर बाकी करेंगे। ऐसे उन्हें वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को भी देख सकते हैं, नो इशू। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 4 होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे कमेंट बाकी को हटाते हैं, ठीक है। और हम टाइमर थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ये चीज़ कि कॉन्स्ट स्टार्ट इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ, ठीक है। तो इतना करने से हमें क्या होगा कि करेंट डेट मिल जाएगा, आई मीन टाइम मिल जाएगा, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आते ही हम क्या करते हैं, आई होप कि आप इस सिंटेक्स से तो फेमिलियर होंगे और आप कमेंट में बताइएगा कि इस सिंटेक्स को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, और हम अब यहाँ पे करते हैं स्टार्ट माइनस डेट डॉट नाउ, ठीक है। और हमें क्या चीज़ में चाहिए, मिली सेकेंड में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमने जैसे हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ उस समय का हमने टाइम ले लिया, और जैसे ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, ये हमारा जो जैसे हमें ये कॉलबैक चला, मेरा ये कॉलबैक चला, उस समय का हमने टाइम निकाल के दोनों को माइनस कर लिया, ताकि हमें मालूम चल जाए कि कितना टाइम लगा इसे एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको ही कॉपी कर देते हैं। हम लोगों ने 2 बार कॉपी करा, ठीक है। एक बार अपना कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। देखिए काफी मस्त और मजेदार चीज है ये, ओके। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर करा, और अब हम यहाँ पे करते हैं नोड इंडेक्स, ठीक है। अभी हम एंटर करते हैं, तभी हमारे पास 2 टास्क है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से वो थ्रेड पूल्स के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा हमें माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा ना स्टार्ट को, चलिए ठीक है। नोड
इंडेक्स, ठीक है। तो बे यार मैं कुछ ना कुछ छोड़ ही दे रहा हूँ। चलो ठीक है, नोड इंडेक्स, अभी हमने इंटर करा। तो अभी आप देखो कि इसे जो पहला हमारा टास्क है इसे एग्जीक्यूट होने में 121 मिली सेकेंड लगा और इसको 126 मिली सेकेंड लगा। ओके, बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये दो टास्क है, हमारे पास डिफॉल्ट थ्रेड पूल कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक और कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट सब इन चारों का टाइम जो है वो सेम ही आएगा, क्योंकि 4 डिफॉल्ट थ्रेड पूल की थ्रेड्स कितने होते हैं थ्रेड पूल के पास, 4, ठीक है। आगे 128, 120, 34, 135, 142, मतलब अप्रोक्सीमेट इनका सेम आ रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं ना एक बार ये कर देता हूँ, रुक जाओ। पासवर्ड 1, पासवर्ड 2, पासवर्ड 3 एंड पासवर्ड 4, ठीक है। ये हम लोगों ने करा ताकि हमें मालूम चल जाए कि कौन सा कितना टाइम दे रहा है, ठीक है। ओके, नोड इंडेक्स, देखो पासवर्ड 1 लिया कुछ टाइम, पासवर्ड 151 ने लिया, 161, 164, बट अब देखो जैसे कि हमारे पास डिफॉल्ट 4 है और 4 प्रोसेस हमारे चल रहे हैं यहाँ पे। अगर क्या होगा जब हमारा 5वां आएगा, ये अगर हमारे पास कोई 5th टास्क आ गया जो कि सीपीयू इनसेंसिटिव हो, तो उस केस में क्या होगा। अब उस केस में होगा ये कि इस 5वें टास्क को वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारा थ्रेड फ्री ना हो, ठीक है। जैसे हमारा थ्रेड फ्री हो जाएगा फिर ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, देखते हैं। तो इस हिसाब से तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो वेट करेगा तो उसका जो टाइम है वो ज़्यादा आएगा सबसे, राइट। देखते हैं काम करता है या नहीं करता। नोड इंडेक्स, ठीक है। अभी आप देखो 150, 156, 166, 167, मतलब ऑलमोस्ट इन चारों का सेम आया, बट इसका 250 आया, मतलब इसने वेट करा, इसने एग्जीक्यूट करने के लिए वेट करा, ठीक है। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, इसे हम लोगों ने करा, एक और हम 6 टास्क यहाँ पे लेके आ गए। अब क्या होगा कि ये तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। अब इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद हमारा चारों थ्रेड तो फ्री हो गया, तो अभी तो एक ही एग्जीक्यूट हो रहा है उससे 5th टास्क। अब इस केस में क्या होगा कि हमारा जो 5th और 6th वाला टास्क है वो आइडियल हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, उनका एग्जीक्यूशन हो गया। देखिए आप 256, 259 इनका ऑलमोस्ट सेम हो गया, ठीक। तो ऐसे कुछ काम करता है हमारा सीपीयू इनसेंसिटिव टास्क, और थ्रेड पूल ऐसे उनको हैंडल करती है। तो क्या यह पॉसिबल है कि हम थ्रेड पूल के जो थ्रेड्स है उनके नंबर्स को बढ़ा सकें? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, हम उन्हें 128 तक कर सकते हैं। ओके, तो कैसा करेंगे? तो देखिए करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि चलिए हमें करना ये पड़ेगा, हमारे पास एक कमांड होता है env clone uv थ्रेड पूल साइज इक्वल टू, आप स्पेस दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ये आप डिपेंड कर रहा है। मैं अभी 2 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी 2 करा, तो अभी 2 करेंगे तो जो डिफॉल्ट नेचर 4 का है वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो हर 2 के पास थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 अभी एग्जीक्यूट कर रहा है तो बाकी तो वेट करेंगे ना, क्योंकि अब तो मेरा डिफॉल्ट 4 था, अभी हम सेट कर रहे हैं 2, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, अपना कमांड लिखेंगे नोड इंडेक्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 139, 154 कुछ आया तो था, हम लोगों ने शायद कुछ गलत कर दिया। 1 मिनट रुक जाइए।
ENB UV thread pool, UV thread pool size 2 node demo. आई थिंक ये हो सकता है कि हमारा जो बैस हो ये इस चीज़ को नहीं ले रहा हो। तो हम एक बार अपना क्या करेंगे, CMD में इसको देख लेंगे। तो हम खोल देते हैं CMD अपना एक बार, इधर से पावर सेल, ठीक है। चलिए इस कमांड को यहाँ पे हम डालें और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अभी देखिए, अभी इसने काम करा। ये क्या हुआ कि हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया 2, तो ये टास्क 1 और टास्क 2 ऑलमोस्ट सेम टाइम ले रहा है। बट जैसे थर्ड और फोर्थ है और फिफ्थ सिक्स, उन्हें तो वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 ही तो हमारे पास थ्रेड है अब, ठीक है। तो इनका फिर इन 2 थर्ड एंड फोर्थ का आप देखो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। फिर 5 और 6 को वेट करना पड़ा, जिसके कारण 5 और 6 का कितना हो गया, ऑलमोस्ट सेम हो गया। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, अब जो हमारे डिफ़ॉल्ट हमने 2 करा था ना, अब इसे हम 10 कर देते हैं। अब हमने 10 कर दिया, तो अब क्या होगा कि अंडर 10 जितनी भी अंडर 10 और अप टू 10 जितनी भी टास्क हमारे आते हैं उनका ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन टाइम सेम रहेगा, क्योंकि अब हमारे थ्रेड पूल के पास टोटल कितने थ्रेड्स बन गए, 10 थ्रेड बन गए, ठीक है। अभी देखो 148, 159, 162, 165, 171, 173, मतलब हमारे पास अभी हमारा ये जितना टास्क है वो ऑलमोस्ट सेम थ्रेड में काम कर रहा है। आई मीन 10 थ्रेड में वो बट गया, ठीक है। तो मतलब अभी किसी को वेट ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे हम अपने थ्रेड पूल के थ्रेड्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे लाइब्रेरी है, वर्कर थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, हम चाइल्ड प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। आप चीज़ों को एक बार जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ मिलेंगे जहाँ से आपके दिमाग खुल जाएगा एकदम, आप समझ पाओगे चीज़ों का कि कैसे एक्चुअल वर्क कर रही है, ठीक है। और हम डेवलपर्स हैं, तो हमें इतना इन सब चीज़ों को लेकर नहीं सोचना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो बराबर लाइब्रेरी सारे चीज़ मिल जाते हैं, तो हम डायरेक्ट इसे यूज़ कर लेंगे। तो मैंने इसके लिए आपके लिए काफ़ी R&D करा, ताकि मैं चीज़ों को समझा सकूं। और जैसे आगे हम जाएंगे, अपने पेज वगैरह बनाएंगे, तो वहाँ पे इसका कोई भी नीड नहीं आने वाला है, ठीक है। बट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी नीड आएगा इसका, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए और डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए और समझिए चीज़ों को कैसे काम कर रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पे कुछ और हम नोड.जेएस के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइक npm क्या होता है, npm इंस्टॉल क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, काफ़ी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल तो नोड.जेएस स्टार्ट कर दिए ना, तो अभी तो हमारे नोड.जेएस का इंट्रो चल रहा है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा नोड का इंट्रो ही होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए, ठीक है।